ज्यादा दिख रहा है आपको, ए वाले का ज्यादा दिख रहा है। अब सेम वेलोसिटी पर मोमेंटम ज्यादा हो जाए अगर किसी बॉडी का, वेलोसिटी फिक्स कर दो, मोमेंटम ज्यादा हो गया, इसका मतलब मास ज्यादा होगा ना बॉडी का, तभी तो मोमेंटम ज्यादा हुआ। वेलोसिटी सबके लिए फिक्स कर दिया आपने, तो जिसका मास ज्यादा होगा उसी का तो मोमेंटम ज्यादा होगा बेटा। समझ पा रहे हैं? यस सर, यस सर। ठीक है, ये चीज यहाँ पर है। चलिए अगला ग्राफ देखते हैं हम लोग, मोमेंटम वर्सेस मास व्हेन वेलोसिटी इज कांस्टेंट। अब देखिए मोमेंटम वर्सेस मास, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो हमारे में वो ही कांस्टेंट नहीं है, करेंगे, हमारे में p ब्लूटूथ ही बंद प्रोपोर्शनल है। टू m हो जाएगा, p m ये पर डिपेंड देखो, करने लगेगा पता अकेले, नहीं मेरे में भी क्योंकि अजीब से आ वेलोसिटी रहा वहां है। पर मुद्दा नहीं रह गया, अब मुद्दा हो गया यहाँ पर मास। ये ठीक है, देखो मेरा यहाँ पर भी ब्लूटूथ जो बंद है। ग्राफ आपको मिलेगा ना बेटा, वो ग्राफ भी आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगा। यहाँ पर जो स्लोप होगा वो क्या बताएगा, बताइए? यहाँ का जो स्लोप होगा वो क्या बताएगा? फॉर्मूले पे तुरंत पहुंच जाए करिए, P/m जैसे ही करेंगे आपको v मिल जाएगा। तो बताइए अब ज्यादा वेलोसिटी से कौन बॉडी मूव कर रहा है, ए वाली बॉडी या बी वाली बॉडी? ज्यादा वेलोसिटी से कौन मूव कर रहा है? ए वाली बॉडी, ए वाली बॉडी ना। तो जो यहाँ पर अब स्लोप, यहाँ पर जो स्लोप है बेटा वो वेलोसिटी देगा, तो ज्यादा स्लोप मतलब ज्यादा वेलोसिटी, सिंपल सी बात है। ये वाली बॉडी का वेलोसिटी यहाँ पर ज्यादा है, वी ए इज ग्रेटर देन वी बी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। टेन 10:30 से 11:10 आपका क्लास था, लेकिन ये क्लास अब चलेगा 11:20 तक, ठीक है बेटा। 10 मिनट्स जो हमारा नुकसान हुआ है उसको हम लोग 10 मिनट्स आगे एक्सटेंड कर रहे हैं, समझ रहे हैं। क्लास आपका 11:10 पे खत्म हो जाएगा, आप रिज्वाइन करेंगे, इज इट ओके? यस सर। हाँ, आप तुरंत रिज्वाइन करेंगे, वही लिंक प्रेस करके आप तुरंत फिर से क्लास में आ जाएंगे, 10 मिनट और चलेगा क्लास। चलिए तो अगला सवाल है, स्टेट न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, पेज नंबर 74 पे आ जाइए। न्यूटन का सेकंड लॉ का स्टेटमेंट आपको स्टेट बोलना है, वो आप जानते हो, उसमें मैं कुछ नहीं बोलूंगा। अगला सवाल कह रहा है, यूजिंग द सेकंड लॉ ऑफ मोशन डिराइव द रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड एक्सीलरेशन। ये तीसरी बार ये सवाल आया है, थर्ड टाइम वी आर गेटिंग दिस क्वेश्चन अगेन इन आवर एक्सरसाइज, दिस इज द थर्ड टाइम। ओके, डिफाइन 1 न्यूटन, दिस इज द सेकंड टाइम जब 1 न्यूटन डिफाइन करने के लिए बोल रहा है। शॉर्ट में भी आया था डिफाइन 1 न्यूटन ऑफ फोर्स, समझ गए। तो ये जो है क्वेश्चंस रिपीट होंगे, तो रिपीटेड क्वेश्चन पढ़ने का ज्यादा मतलब नहीं निकलता, इसलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अभी बहुत सारे सवाल और हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स अभी सॉल्व करने हैं, इस वजह से हम जब हो ज्यादा इसमें समय नहीं गवाएंगे। अगला है मैथमेटिकली फॉर्मुलेट द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ये बिल्कुल वही सवाल है जो आपका ऊपर वाले सवाल में बी पार्ट है, ठीक है। बी पार्ट जो आपका है वही सवाल है, F इज इक्वल टू ma निकालना है न्यूटन के सेकंड लॉ से। एक्सप्लेन दैट द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज कंटेन्ड इन द सेकंड लॉ। अब ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है, इसको मुझे आपको समझाना पड़ेगा। कह रहा है कि बताइए कि किस तरीके से जो न्यूटन का सेकंड लॉ है, फर्स्ट लॉ है, वो सेकंड लॉ में कंटेन्ड है। तो पहले तो फर्स्ट लॉ को याद कर लीजिए, क्या कहता है फर्स्ट लॉ? फर्स्ट लॉ कह रहा था कि जो अगर किसी बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए तो उसके सभी तीनों स्टेट, किसी भी तरह का स्टेट हो, स्टेट ऑफ रेस्ट हो, स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन हो, या स्टेट ऑफ क्या बोलते हैं पर्टिकुलर डायरेक्शन में स्टेट ऑफ स्ट्रेट लाइन मोशन हो, ये आपका फिक्स होता है, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ये तो फर्स्ट लॉ है ना। तो आपको सेकंड लॉ से प्रूव करना है कि उसमें फर्स्ट लॉ कंटेन्ड है। चलिए प्रूव करते हैं। ये देखिए, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू क्या होता है, एफ। अब ये एफ क्या है, ये एक्सटर्नल फोर्स है। तो फर्स्ट लॉ में क्या कहता है कि एक्सटर्नल फोर्स 0 हो जाए। अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 हो जाए तब बताइए यहाँ पर डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी डेल्टा पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। डेल्टा पी क्या है बेटा, m इंटू वी माइनस यू इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। v माइनस यू इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। m उधर जाके डिवाइड होगा, 0 अपॉन समथिंग 0, तो 0 से मास को डिवाइड, मास से 0 को डिवाइड करोगे तो आपको 0 मिलेगा। तो v माइनस यू इज इक्वल टू 0 हो गया, यानी कि v इज इक्वल टू यू हो गया। पहली चीज ये, अगर बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो फाइनल वेलोसिटी भी 0 हो जाएगा। न्यूटन का फर्स्ट लॉ का पहला पार्ट प्रूव हो गया। कैसे?
अगर बॉडी इनिशियली रेस्ट में है तो फाइनली वो रेस्ट में ही रहेगा। मानते हैं इस बात को, नहीं मानते हैं? इनिशियल फाइनल वेलोसिटी दोनों ही जीरो होंगे, मतलब बॉडी रेस्ट के स्टेट में मेंटेन रहेगा। अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो गया तो पहली बात समझ में आई? सर एक बार दोबारा समझा दीजिए, यही पूरा इक्वेशन जो आपने मैंने कहा बेटा पूरा समझा दे रहा हूँ, फिर से सुन लीजिए। देखिए यहाँ पर डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू एफ एक्सटर्नल, यानी एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है? ये हमारा न्यूटन का सेकंड लॉ है कि नहीं बताइए, है ना बेटा? यस सर। Yes, sir. अब देखिए हाँ, तो फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास जो फर्स्ट लॉ है वो तभी अप्लाई होता है, फर्स्ट लॉ, जब आप एक्सटर्नल फोर्स को जीरो ले लो, क्योंकि फर्स्ट लॉ के स्टेटमेंट में सबसे पहले यही आता है, इफ एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो देन द करंट स्टेट ऑफ बॉडी विल नॉट बी चेंजिंग। समझ गए? बॉडी का करंट स्टेट नहीं चेंज होगा। करंट स्टेट चाहे वो रेस्ट का हो या मोशन का हो या कोई भी हो। समझ गए कि नहीं? यस तो एक्सटर्नल फोर्स हमने ले लिया, एक्सटर्नल फोर्स जीरो ले लिया, तो ये डेल्टा टी उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो वो भी जीरो हो जाएगा। तो डेल्टा पी बराबर जीरो हो गया। डेल्टा टी क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम, मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। ये होता है आपका क्या? ये आपका क्या होता है? मोमेंटम का इक्वेशन, ठीक है। Change अब in जो यहाँ पर momentum. मास है, हाँ, ये जो मास है बेटा, मास जाके जीरो को डिवाइड करेगा, तो जीरो को कोई भी चीज से डिवाइड करो वो जीरो ही आएगा। जीरो आ गया, v माइनस यू इज इक्वल टू जीरो हो गया, तो v इज इक्वल टू यू हो गया। भाई यू आपका राइट हैंड साइड में जाएगा और माइनस के साथ तो उधर जाके यस प्लस हो सर, जाएगा ना, समझ जीरो गया। यू इज इक्वल टू यू हो गया, तो v इज इक्वल टू यू हो गया। अब पहला वाला पार्ट में प्रूव कर रहा हूँ। पहला पार्ट क्या कहता है? पहला पार्ट क्या कहता है आपका, किसका? न्यूटन के फर्स्ट लॉ का पहला पार्ट ये है, अगर बॉडी इनिशियली रेस्ट में है तो फाइनली वो रेस्ट में ही रहेगा, मतलब वो अपने रेस्ट के स्टेट को नहीं बदलेगा। कंडीशन क्या है कि एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो। No external force. Yes, sir. यस सर, समझ गया। समझ गए? दूसरा चीज देखिए यहाँ पर दूसरा चीज क्या बोल रहा है कि अगर जो इनिशियल बॉडी का जो भी क्या बोलते हैं अगर बॉडी का कुछ भी वेलोसिटी है, जो भी इनिशियल वेलोसिटी है वो फाइनल वेलोसिटी के इक्वल होगा। मतलब बॉडी अगर यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है तो यूनिफॉर्म मोशन ही करता रहेगा। वो जिस वेलोसिटी के साथ वो मूव कर रहा है उसी वेलोसिटी के साथ वो कंटिन्यूअसली मूव करता जाएगा। अगर ये रेस्ट एक्सटर्नल में तो फोर्स रेस्ट में रहेगा. हाँ, रेस्ट में रहेगा। अब देखिए डायरेक्शन वाली बात कहाँ से लाएंगे? जैसे ही हम इस पर वेक्टर क्वांटिटी लगा देंगे, इन दोनों वेलोसिटीज पर जैसे ही वेक्टर लगाएंगे, इन दोनों के डायरेक्शन भी सेम हो जाएंगे। क्यों? v इज इक्वल टू यू है, मतलब इनिशियली बॉडी का जो भी मैग्नीट्यूड था वेलोसिटी का और जो भी डायरेक्शन था वो फाइनल वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के इक्वल है। मतलब बॉडी यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है और स्ट्रेट लाइन मोशन भी कर रहा है, मतलब बॉडी का डायरेक्शन नहीं बदल रहा है। ये थर्ड वाला पार्ट हो गया पहले लॉ का। तीनों बातें क्लियर हुई? यस सर। Yes, sir. बहुत ज्यादा टफ तो नहीं है बेटा? नो कोई सर, बहुत ज्यादा मतलब जो है टफ नहीं है कि समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अ लार्ज ट्रक एंड अ कार बोथ मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ मैग्नीट्यूड v, दोनों सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, कार और ट्रक, कोलाइड हेड ऑन कोलिजन होता है, मतलब एक के ऊपर एक जो है दोनों आपस में टकरा जाते हैं, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में दोनों की टक्कर होती है, उसे हेड ऑन कोलिजन बोलते हैं। जब दोनों एकदम फेस टू फेस टकरा जाएं तो उसे हेड ऑन कोलिजन बोलते हैं। एंड कम टू हॉल्ट, दोनों ही रुक जाते हैं। इफ द कोलिजन लास्ट फॉर 1 सेकेंड, अगर कोलिजन 1 सेकेंड के लिए केवल हो, बस 1 सेकेंड के अंदर कोलिजन हो गया, हिसाब किताब खत्म। राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर द कोलिजन एंड द फाइनल मोमेंटम ऑफ द कोलिजन आफ्टर मोमेंटम। ठीक है, ये देखिए, अगर ट्रक का मास कैपिटल एम मान लें और कार का मास स्मॉल एम मान लें, दोनों इनिशियली v वेलोसिटी से दोनों मूव कर रहे थे, तो दोनों का जो टोटल मोमेंटम इनिशियल हुआ एम वी प्लस कैपिटल स्मॉल एम इंटू स्मॉल वी, ये हो जाएगा p इनिशियल। समझ में आया या नहीं? कैसे समझाएं? बोलो बेटा। दोनों के मासेस हमने कंसीडर कर लिए। ट्रक का मास हमने कैपिटल एम मान लिया, कार का मास हमने स्मॉल एम मान लिया। समझ रहे बेटा? और दोनों सेम वेलोसिटी से इनिशियली मूव कर रहे थे। इनिशियली मतलब शुरुआत में। ऐसा जरूरी नहीं है कि हम हमेशा इनिशियल वेलोसिटी को यू से ही लिखें। मेरी बात सुन रहे हो बेटा? इनिशियल वेलोसिटी को हमेशा स्मॉल यू से लिखा जाए, दैट इज नॉट कंपल्सरी।
इनिशियल वेलोसिटी आपका v भी हो सकता है, u भी हो सकता है, आप किसी और लेटर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, बट उसका नाम इनिशियल वेलोसिटी ही रहेगा। बस समझ गए? यस सर। हाँ, जैसे टीचर लोग गुस्से में बोलते हैं तुम बहुत बड़े वाले गधे हो, तो इसका मतलब वो बच्चा गधा थोड़ी हो जाता है, वो तो रहता ही इंसान ही है। ऐसे ही यहाँ पर भी अगर हम स्मॉल v को हमने क्या मान लिया कि वो इनिशियल वेलोसिटी है, तो वो इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है। लेटर v पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस ये मेरे कहने का मतलब है। अब बताइए, दोनों फाइनली रेस्ट में आ गए, दोनों की फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई बेटा? 0 हो गई, तो 0 दोनों का फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा? सर 0। 0 0। अब देखिए बी वाला पार्ट देखिए, वी वाला पार्ट देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि विच व्हीकल सफर्स द ग्रेटर फोर्स ऑफ इम्पैक्ट। ये सवाल एक बार आ कार। चुका है, यस सर। ये सवाल एक बार और आ चुका है। कौन सी व्हीकल ज्यादा फोर्स ऑफ इम्पैक्ट फील करेगा? सर फोर्स तो दोनों पे जल्दी सेम बताइए। रहेगा, लेकिन एक्सेलरेशन कार ज्यादा मतलब यस प्रोड्यूस होगा। यस, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है बेटा, दोनों ही बॉडीज सेम अमाउंट में फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे एज पर न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। इज इट क्लियर नाउ? यस नो बेटा, जल्दी बताइए। यस सर। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बोथ बॉडीज, बोथ व्हीकल्स विल सफर इक्वल अमाउंट ऑफ इम्पैक्ट फोर्स। विच व्हीकल एक्सपीरियंस अ ग्रेटर चेंज इन मोमेंटम। अब देखिए ये वाले सवाल में आप बताइए कि कौन सा व्हीकल ज्यादा चेंज इन मोमेंटम सफर करेगा, बताइए। अगर फोर्स इक्वल है बेटा, तो मोमेंटम में चेंज भी इक्वल ही होगा। क्यों? क्योंकि दोनों ही 1 सेकंड के लिए टकरा रहे हैं, टाइमिंग दोनों का सेम है। जब आप फॉर्मूला लिखते हो डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू एफ लिखते हो बेटा, अगर एफ सेम है, डेल्टा टी सेम है, तो या डेल्टा पी सेम नहीं होगा दोनों के लिए? बताइए, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। दोनों में यस चेंज इन मोमेंटम सेम होगा, यस बशर्ते सर। बशर्ते बात ये है कि ट्रक हेवी है, ट्रक का मास ज्यादा है, तो उसके अंदर वेलोसिटी का चेंज कम आएगा, लेकिन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो है क्या होगा, मोमेंटम के चेंज के इक्वल होगा। और कार थोड़ा सा लाइटर है, हल्का है कार, तो उसके वेलोसिटी में चेंज ज्यादा आएगा। दोनों के वेलोसिटी, कार के वेलोसिटी में ज्यादा चेंज आएगा, ट्रक के वेलोसिटी में कम चेंज आएगा, लेकिन उसका मास ज्यादा है। कार की वेलोसिटी में कम चेंज आएगा, लेकिन सॉरी ज्यादा चेंज आएगा, लेकिन कार का मास कम है, लेकिन दोनों का मोमेंटम चेंज सेम होगा। अब इसका डी पार्ट है, विच व्हीकल एक्सपीरियंसेस ग्रेटर एक्सेलरेशन। अब यहाँ पर आपका आंसर सही था, जो आपने बताया था कि कार में ज्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, क्योंकि उसका मास कम है और सेम अमाउंट में फोर्स दोनों पे लग रहा है। ई पार्ट है, विच व्हीकल विल एक्सपीरियंस मोर डैमेज एंड वाई। ज्यादा डैमेज किसको होगा, सर बताइए। कार को, जिससे ज्यादा कार एक्सेलरेशन को ही होगा उसका। सर वो हाँ ज्यादा है, हाँ, लाइट थी। लाइट है। ठीक है, ट्रक को बहुत हेवी बनाया जाता है, ठीक है बेटा। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। क्या कह रहा है देखिए, state and prove the conservation of linear momentum of an isolated system। अब इसको स्टेट करना है लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन को, और इसको प्रूव करना है। हम लोगों ने प्रूव किया था m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 v2। क्या प्रूव किया था कि जो टोटल इनिशियल मोमेंटम होता है किसी भी सिस्टम का, वो टोटल फाइनल मोमेंटम के इक्वल होता है। यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम फॉर ए सिस्टम, ठीक है। फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वहां पर कोई एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं करना चाहिए। जब बॉडी आइसोलेटेड होगा तो उस पर किसी और बॉडी का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम द टोटल इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम, ठीक है। दैट इज कॉल्ड द लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, ठीक है बेटा। इसको प्रूव हम कर चुके हैं, नहीं कर पाइएगा तो बता दीजिएगा, हम बता देंगे फिर से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, स्टेट न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टेट करना है। इससे आसान तो कोई हो ही नहीं सकता, इससे आसान कोई भी स्टेटमेंट नहीं हो सकता। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन।
derive an expression for the required velocity of gun, ये हम लोग कर चुके हैं, ठीक है, ये हम लोग कर चुके हैं। कैपिटल V इज इक्वल टू हम लोगों ने प्रूव किया था -mv अपॉन कैपिटल M, याद करिए, ठीक है। अभी इस पर न्यूमेरिकल भी लगाना बाकी है, इसी पर न्यूमेरिकल अभी मिलेगा आपको, तो इसको सॉल्व किया जाएगा हम लोग। नेक्स्ट है ब्रीफली एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट यूजिंग द कार्ड एंड द कॉइन एग्जांपल। कार्ड और कॉइन एग्जांपल से इनर्शिया के कंसेप्ट को समझाइए, ठीक है। तो कार्ड और कॉइन प्रॉब्लम में क्या होता है कि जब कार्ड के ऊपर आप कॉइन रखते हो और तेजी से, बहुत तेजी से अगर आप कार्ड को हटा लेते हो कॉइन के नीचे से, तो कॉइन वहीं बना रह जाता है। आपने कभी ट्राई किया इसको? आप अपने हाथ के, बाएं हाथ के 2 फिंगर्स लीजिए, दोनों फिंगर्स को आपस में सटाइए, दोनों को स्ट्रेट करिए, उसके ऊपर एक क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड किसी से घर में मांग करके उसके ऊपर रख दीजिए और अपनी उंगलियों के जस्ट ऊपर, कार्ड के जस्ट ऊपर उंगलियों के सामने आप एक कॉइन रख दीजिए कि जब कार्ड वहां से हट जाए तो कॉइन आपकी उंगलियों पे गिरे। इस तरीके से उसको रखिए और कार्ड को जैसे अपने बीच वाली उंगली से आप फ्लिप कर देते ना किसी चीज को आप मार, जैसे कि आप उसको जो है क्या बोलते हैं, कैरम के स्ट्राइकर को आप मारते हो, है ना बेटा, जैसे कैरम के स्ट्राइकर को आप हिट करते हो अपनी उंगली से, बिल्कुल वैसे ही कार्ड को हिट करिए, कार्ड वहां से हट जाएगा और जो कॉइन है वो आपकी उंगली पे रह जाएगा। समझ रहे बात को? तो इसमें कौन सा प्रिंसिपल यूज हुआ? इसमें यूज हुआ न्यूटन का फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है। इनर्शिया का कॉन्सेप्ट इसमें आ गया कि कार्ड तो वहां से हट गया, लेकिन जो कॉइन है वो रेस्ट में होने की वजह से उसकी टेंडेंसी है कि वो रेस्ट में बना रहे, तो कार्ड वहां से हट जाता है और कॉइन अपनी जगह पर बना रहता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि कार की छत पे आप एक बैग रख दो और कार वहां से अचानक से हट जाए तो बैग जो है वो नीचे गिर जाता है। समझ गया बेटा? बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी कपड़े पर कोई सामान रखा हो और कपड़े को तेजी से खींच लो तो वो सामान जो है वो जमीन पे गिर जाता है और कपड़ा जो है हट जाता है वहां से। वो सामान जो ऑब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट वहीं पर रह जाता है जहां पर वो होता है। जैसे हम लोगों ने वो टेबल क्लॉथ वाला एग्जाम्पल पढ़ा था, है ना बेटा? टेबल क्लॉथ वाला एग्जाम्पल देखा था कि टेबल क्लॉथ को अचानक से हटा लिया जाए तो जो डिशेज होती है वो डिशेज टेबल पे नहीं बनी रहती है और टेबल क्लॉथ वहां से हट जाता है। तो इसमें किसका इस्तेमाल हुआ है? कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट का, ठीक है ना, इनर्शिया ऑफ रेस्ट का यूज हुआ है यहाँ पे। चलिए बस एक सवाल और पढ़ेंगे सर आज मीटिंग उसके एंड बाद में नहीं हमारा हुई टाइम हो जाएगा। सर, अभी तक मीटिंग एंड नहीं हुई। 11 एंड इसलिए नहीं, यस सर, लेट से स्टार्ट हमने हुआ एक्चुअली देर में शुरू यस किया सर, था। लेट से स्टार्ट हाँ किया बिल्कुल, वो 40 मिनट 41 मिनट पे अपने आप हाँ खत्म हो जाता है मीटिंग। यस 40 मिनट पे नहीं, हम लोग 40 मिनट का सेट करते हैं लेकिन 41 मिनट पे वो खत्म होता है, एग्जैक्टली 41 मिनट पे खत्म हो जाता है, ये हम लोगों ने देखा है, ठीक है। तो 41 मिनट होने में थोड़ा सा वक्त है, मैं अभी बस 2 मिनट में खत्म कर दूँ क्योंकि अगली क्लास से पढ़ानी है, तो इस वजह से तब तक हमारा आधा घंटे से ज्यादा हो भी जाएगा, ठीक है बेटा? आधे घंटे बल्कि हो गया, 11:46 हम लोग शुरू किए थे, सॉरी 10:46 पे 11:17 हो गया, तो आधे घंटे हो गए। चलिए एक सवाल और पढ़ लेते जल्दी से। डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये तो जस्ट अभी ऊपर सवाल आया था, क्वेश्चन नंबर 5 नहीं, क्वेश्चन नंबर कौन सा था अभी? हाँ क्वेश्चन नंबर 5, स्टेट एंड प्रूव कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, वही सवाल है। फ्रॉम द सेम एक्सप्रेशन डिड्यूस द फॉर्मूला ऑफ द रिक्वायर्ड वेलोसिटी, रिक्वायर्ड वेलोसिटी में भी डिस्कशन हो चुका है, ठीक है बेटा? तो याद रखिएगा कि हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक डिस्कस किया है और इसकी आगे डिस्कशन हमारी अगली क्लास में होगी, ठीक है बेटा? चलिए अच्छे से रहिए, ध्यान रखिए अपना, ठीक है बेटा? टाटा बाय, टेक केयर। थैंक यू थैंक सर। यू सर। थैंक यू सर। ओके बेटा, वेलकम।